हेलो। एमए फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट, आज हम आपको ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में बताएंगे। हालांकि इससे संबंध में आप लोगों ने सेकंड सेमेस्टर में फिजिकल बेसिस पे इसके बारे में पढ़ा था। अब हम आपको क्लिनिकल साइकोलॉजी में इसके बारे में बताएंगे कि यह ईटिंग डिसऑर्डर क्या है, किसमें होता है और किस प्रकार के लक्षण होते हैं। सबसे पहली चीज तो आप बहुत छोटी चीज, बहुत सारी विकृतियां आपने इस पेपर में पढ़ी, बहुत सारी विकार, उनके कारण, लक्षण पढ़े। यह जो डिसऑर्डर वर्ड है, यह अपने आप में ही यह बताता है कि कोई चीज अपने निश्चित क्रम में नहीं है। ईटिंग डिसऑर्डर यानी भोजन संबंधी विकृतियां, यानी भोजन करने की क्रिया सभी में सामान्य रूप से पाई जाती है, लेकिन जब यह क्रिया अपने निश्चित क्रम में न होकर, एक सुव्यवस्थित रूप में न होकर, डिसऑर्डर से मतलब है या तो बहुत अधिक खा लेना या बिल्कुल न खाना, तो यह दोनों ही टेंडेंसीज एक सिस्टमैटिक वे में नहीं होती हैं। यह दोनों ही विकृति के अंतर्गत आती हैं। कभी कभार इस प्रकार के जो लक्षण हैं वह ऐसा डिसऑर्डर नहीं होता है कि जैसे आज हमारा पेट भरा है, हमने कुछ भी खा लिया तो हम डिसऑर्डर से ना, यह जब हमारे व्यवहार का एक अंग हो जाते हैं और जब हम भोजन संबंधी निश्चित पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं, उसमें जब विकृतियां होती हैं तो यह ईटिंग डिसऑर्डर से रिलेटेड होती है। ईटिंग डिसऑर्डर उन लोगों में, ऐसे लोगों में होती है जो खासकर अपने भोजन को लेकर बहुत ही अधिक कॉन्शियस होती हैं। और इस संबंध में जो भी अध्ययन हुए हैं, इसमें ये पाया गया है कि अधिकांशतः यह महिलाओं में ही पाई जाती है। ईटिंग डिसऑर्डर को एक ऐसे व्यवहार के रूप में या शारीरिक भार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से शामिल किए गए व्यवहार के रूप में डिफाइन किया जाता है कि कई बार महिलाएं अपने वेट को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित होती हैं, तो ऐसी स्थिति में वह एक विशेष पैटर्न या रूटीन को फॉलो करती हैं और इसके कारण व्यक्ति का जो है, अब ये हमारे विषय वस्तु क्यों हुई, इसे तो भाई ठीक है, वेट है, ये सब है, लेकिन जब इस भोजन संबंधी विकृति का जो प्रभाव है वह मानसिक तौर पर और मानसिक क्रियाओं और व्यवहारों में दिखाई देता है, तब यह एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की, एक चिकित्सकीय मनोवैज्ञानिक की यह एकदम विषय वस्तु हो जाती है कि इन विकृतियों का कारण क्या है, इसका उपचार क्या है, इसके लक्षण क्या है। तो आज हम आपको ईटिंग डिसऑर्डर से संबंधित दो चीज़ें बता रहे हैं। एक तो है एनोरेक्सिया नर्वोसा और दूसरा है बुलिमिया नर्वोसा। इस तरह से ये जो ईटिंग डिसऑर्डर के संबंध में जो अध्ययन हुए हैं, इसके बारे में DSM-4 में भी इसके बारे में वर्णन किया गया है और इस तरह का जो ईटिंग डिसऑर्डर का वर्णन किया है वह एडल्ट लोगों में, वयस्क लोगों में भक्षण विकृतियों का वर्णन है। ICD-10, देखिए DSM-4 और ICD-10 दोनों ही जो है क्लासिफिकेशन है डिसीजेस के बारे में, और ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण वर्गीकरण देने वाले हैं। तो ICD-10 में भी इनको शरीर क्रियात्मक डिस्टरबेंस और भौतिक कारकों से संबंधित व्यवहार संबंधित संलक्षण वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। और यह दोनों ही विकृतियां आरंभ में, कभी किशोरावस्था के पहले और अथवा 25 वर्ष की आयु के पश्चात शायद ही ये कभी होती हैं। यानी मुख्य रूप से किशोरावस्था
के अंत से लेकर और 25 वर्ष के बीच में इसके लक्षण अधिक पाए जाते हैं। और यह दोनों ही प्रकार की विकृतियां महिलाओं में ही उत्पन्न होती हैं। और जितने भी ईटिंग डिसऑर्डर से संबंधित केसेस देखे गए हैं, उसमें आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 90 से 95% तक केसेस महिलाओं के हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि इसमें निश्चित रूप से अब तक हम जितने भी अध्ययन करते हैं, उसमें जो जेंडर से संबंधित लिंग संबंधी कारक हैं वह बहुत महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। लेकिन इस प्रकार के डिसऑर्डर में हम ये देख रहे हैं कि जितने भी केसेस हैं, अगर उनमें 90 से 95% फीमेल केसेस हैं, तो पूरे एक तरह से प्रूफ के साथ हम कह सकते हैं कि इसमें जेंडर संबंधित कारकों की भूमिका महत्वपूर्ण रूप से होती है। पुरुषों में यह विकृतियां बहुत कम ही देखने को मिलती हैं और इनके हल्के उत्पन्न होने के कारणों के और पुरुषों में इसके उत्पन्न होने के कारणों के बारे में अभी बहुत ही अधिक ज्ञान नहीं है। परंतु एक चीज ये जरूर है कि इस प्रकार के जो पुरुष होते हैं, माने इस प्रकार के जो ये ईटिंग डिसऑर्डर से संबंधित जो मेल होते हैं, पुरुष होते हैं, उनमें कुछ ऐसे बिहेवियर जिनको कि हम होमोसेक्सुअलिटी से संबंधित कह सकते हैं, पाए जाते हैं। इसलिए ऐसे केसेस जो हैं पुरुषों में पाए जाने की संभावना बहुत ही कम होती है। अब हम आपको एनोरेक्सिया नर्वोसा के बारे में बताते हैं। एनोरेक्सिया जो शब्द है वह ग्रीक भाषा के ओरेक्सिस से हुआ उत्पत्ति इसकी मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी भूख की हानि। इसलिए एनोरेक्सिया नर्वोसा शब्द का अर्थ है मानसिक स्नायुविक प्रकृति का क्षुधाहास, भोजन न करने की प्रकृति। इसीलिए इसे मनोजन्य क्षुधाहास के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार का जो संलक्षण है, इसकी पहचान जो है काफ़ी समय से है और चिकित्सा शास्त्र और इसमें इसका सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है हमको वह 1870 में मिलता है। इस प्रकार के जो संलक्षण, देखिए मैं लक्षण नहीं कह रही हूँ, जब भी संलक्षण होते हैं उसमें कई लक्षण मिश्रित रूप से होते हैं। इस प्रकार के जो सिंड्रोम्स हैं उनमें इन सिंड्रोम्स में आरंभिक जो उल्लेख मिलते हैं उसमें शारीरिक भार में कमी, इसके अलावा जो पीरियड्स हैं महिलाओं में उसमें थोड़ा सा रुकाव आ जाना और बहुत सारी साइकोलॉजिकल डिस्टरबेंस और एक्टिविटीज़ इसमें शामिल थे। तब से लेकर आज तक इस प्रकार के डिसऑर्डर्स के लक्षणों के बारे में कोई विशेष परिवर्तन नहीं का माना गया है। एनोरेक्सिया नर्वोसा की अवस्था में व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वह ज़्यादातर इस टेंडेंसी को लेकर होता है कि जो शरीर का वजन है वह कम हो, शारीरिक भार धीरे धीरे की क्षति करने के लिए और शारीरिक वजन एवं भोजन के लिए इनमें एक विचित्र टेंडेंसी देखी जाती है। इनके खाने के तरीके अलग हो जाते हैं और शारीरिक भार बढ़ने के डर से इनमें एक भय पाया जाता है। ये अपनी फिजिकल आकार को लेकर काफ़ी ज़्यादा तनाव या गड़बड़ियों को लेकर हमेशा इनका व्यवहार चिंतित होता है। इस रोग के जो रोगी पाए गए हैं उनमें ये देखा गया है कि आधे रोगी जो होते हैं वह अपने खाने में कमी कर देते हैं या बहुत अधिक व्यायाम करते हैं,
ताकि खाने के कारण अगर वेट बढ़ रहा हो तो व्यायाम से कम हो जाए। और जो आधे रोगी हैं, यानी 50% तो ऐसे हैं जो कि अत्यधिक व्यायाम करते हैं और भोजन में कमी कर देते हैं, और जो 50% है वह भी भोजन में कमी करते हैं, लेकिन शीघ्र ही उनको ऐसा लगने लगता है कि नहीं, अब नहीं खाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, और वह खाने की क्रियाओं में वापस लिप्त हो जाते हैं और अधिक खाने लगते हैं। इस प्रकार का, जो कि एक बार भोजन छोड़ देना और फिर उसमें अत्यधिक लिप्त हो जाना, इसे बिंज संलक्षण के नाम से जाना जाता है। DSM-4 TR में और ICD-10 में ये कहा गया है कि ये जो एनोरेक्सिया नर्वोसा है, इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं। इसमें जो है कि जो शारीरिक भार है उसके प्रति जो पेशेंट है, रोगी है, उसमें तीव्र भय होता है, और यहाँ तक कि इस भय के कारण जो जनरल न्यूट्रिशन है, जो सामान्य पोषण है, वह उसको भी नहीं बनाए रखता है, इसका भी त्याग कर देता है। और हमेशा यह व्यक्ति ये बार बार दुबले पतले होने के बाद भी, ये कितना भी दुबला रहे, ये एक ही बात कहेगा कि हम बहुत मोटे हो रहे हैं, हमारा शरीर मोटा हो रहा है, भार अधिक हो रहा है आदि। इस प्रकार ये भी देखा गया है कि आयु और ऊंचाई के मानकों के अनुसार जो सामान्य शारीरिक वेट है, फिजिकल वेट, 15% तक या अधिक की कमी या उससे शारीरिक विकास की अवधि में शरीर भार वृद्धि में अनुमान से कम भार वृद्धि, माने जितना वेट कम हो सके, और उसके कारण जो है वेट जो है सामान्य की तुलना में कई बार शारीरिक भार जो होना चाहिए उसकी तुलना में काफ़ी कम हो जाता है। इस प्रकार के रोगियों में यह भी देखा गया है कि ये अपने वेट को कम करने के लिए स्वयं से ही प्रेरित होते हैं और ऐसे भोजन का त्याग करते हैं जिससे अधिक ऊर्जा मिले या शारीरिक भार या स्वास्थ्य लाभ हो, इससे बचते हैं। इनमें एक तरह से एक परसेप्शन डिस्टरबेंस हम कह दें कि यह अपने आकार भार इसको लेकर काफ़ी परेशानी का अनुभव करते हैं, और हमेशा ही इस बात का अनुभव करते हैं कि वह बहुत ही अधिक मोटे हो गए हैं। शारीरिक क्षीणता के बावजूद, माने इतनी ज़्यादा कमजोरियों के बावजूद, वह हमेशा यह डर बना रहता है उनमें कि उनमें शारीरिक भार में तेजी से वृद्धि हो रही है। इस तरह के व्यवहार संबंधी विकृतियां जो हैं महिलाओं में जब लगातार 2-3 माह तक जैसे पीरियड्स रुक जाते हैं, तब उनमें इस तरह की चेंजिंग भी देखने को मिलती है। इस संबंध में एनोरेक्सिया नर्वोसा से संबंधित जो अध्ययन हुए हैं, इसमें प्रतिबंधित प्रकार और अनियंत्रित प्रकार के भी भक्षण विकृतियां पाई गई हैं, ईटिंग डिसऑर्डर पाए गए हैं। जो प्रतिबंधित प्रकार होते हैं, रिस्ट्रिक्टिंग टाइप होता है, उसमें जो सभी रोगी होते हैं उनमें से 50% रोगी ऐसे होते हैं जो आगे चलकर बिंज ईटिंग टाइप में परिवर्तित हो जाते हैं। प्रतिबंधित प्रकार के रोगियों की तुलना में अनियंत्रित भक्षण के रोगियों के परिवारों में ये पाया गया है कि कुछ लोग काफ़ी मोटे होते हैं। ये परिवार इतिहास विधि से प्राप्त जानकारी होती है, या रोग के प्रारंभ होने से पहले इनके शरीर का वजन बहुत अधिक रहा है, और इस प्रकार के व्यक्तियों का संबंध कई बार आवेग नियंत्रण विकृति और द्रव्य दुर्व्यसन से भी
पाया गया है। जो प्रतिबंधित प्रकार के रोगी होते हैं, ये जो है चयनित भोजन माने बड़ा सेलेक्टेड भोजन और उसकी कैलोरी भी बहुत कम लेते हैं। ये अक्सर ही ये देखा गया है कि ये भोजन और अन्य मामलों के प्रति मनोग्रस्तता बाध्यता से ग्रस्त रहते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर आपने जाना है कि इसमें असंगत क्रियाएं बार बार होती हैं। इस प्रकार के जो रोगी होते हैं, शारीरिक भार एवं शरीर आकृति की संबंधित एक तरह से प्रेजुडिस टाइप के होते हैं, पूर्व धारणा से ग्रस्त होते हैं और कई बार ये घंटों व्यायाम में लिप्त रहेंगे या विचित्र तरह के खाने संबंधी व्यवहार को प्रदर्शित कर सकते हैं। इस प्रकार के जो रोगी होते हैं सामाजिक रूप से एकाकी, विषाद के लक्षण वाले और इनमें अन्य इच्छाएं भी अलग प्रकार की होती हैं। इस संबंध में जो घटनाक्रम पाया गया है वह यह पाया गया है कि लगभग 4% किशोरों एवं युवा वयस्कों में जो है इस प्रकार की विकृति पाई जाती है। पिछले कुछ सालों से इस प्रकार के एनोरेक्सिया नर्वोसा के उत्पन्न होने की दर में काफी वृद्धि हो रही है। यह विकृति जो है किशोर आयु की युवक युवतियों में अधिक पाई जाती है और सामान्यतः इस प्रकार के डिसऑर्डर की जो उत्पन्न होने का एज माना गया है वह 14 से 18 वर्ष यानी किशोरावस्था और 0.5% से 1% ऐसे होते हैं जिनमें इस तरह के जो एनोरेक्सिया नर्वोसा है उत्पन्न होने का अनुमान किया जाता है और पुरुषों की तुलना में महिलाओं में यह विकृति बहुत अधिक होती है। यह रोग जो है विकसित देशों में अधिक होता है या उन महिलाओं और उनमें अधिक होता है, उन महिलाओं में अधिक होता है जो ऐसे व्यवसाय से जुड़ी होती हैं जिनमें उनके फिजिक का बहुत महत्व होता है, जैसे मॉडलिंग है, डांस है। इस तरह से जो लोग जुड़े होते हैं जहां उनको अपने फिजिक का बहुत ध्यान रखना होता है, खेल है, तो ऐसी स्थिति में इनमें एक विशेष टेंडेंसी पाई जाती है। इस विकृति का जो संबंध है कई अन्य, ये हम क्लिनिकल साइकोलॉजी में या दुष्क्रियाओं में पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि यह जो विकृति है यह कई मनोचिकित्सकीय विकृतियों से भी संबंधित पाई गई है। अध्ययन ये बताते हैं कि जो डिप्रेशन के 65%, सोशल फोबिया के 34% और मनोग्रस्तता बाध्यता के 26% उदाहरणों में इस तरह की टेंडेंसी पाई गई है। यानी यह इसलिए विशेष अध्ययन की विषय वस्तु है क्योंकि इसका संबंध मात्र और मात्र फिजिक को ही ठीक करने या विशेष अपने शरीर के बारे में नहीं होता है, बल्कि इसका संबंध विशेष मानसिक विकारों से संबंधित पाया गया है। वैसे तो अधिकांशतः यह किशोरावस्था में पाई जाती है, परंतु बाद के जो अध्ययन हुए हैं उनसे यह पाया गया है कि यह रोग की अवधि जो है कई बार परिवर्तित होती है। कुछ लोग इससे मुक्त हो जाते हैं जबकि काफ़ी लोगों में इसकी पुनरावृत्ति रिपीट होती है, माने यह फिर से दिखाई देने लगता है। कभी कभी यह जो है वयस्क अवस्था में एडल्ट एज में तीव्र होता है और कभी कभी यह लंबे समय तक बना रहता है। इस रोग से ग्रस्त 10% ऐसे भी रोगी हैं जिनमें यह टेंडेंसी बहुत लंबे समय तक बने रहने के कारण इनकी मृत्यु भी हो जाती है। इस संबंध में जो विभिन्न प्रकार के अध्ययन
किए गए हैं। उन अध्ययनों से इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी मिलती है और यह पाया गया है कि इसमें कई कारक हो सकते हैं। यद्यपि बहुत से कारक ऐसे हैं जिससे इनका सीधा संबंध नहीं होता है। यही कारण है कि इस प्रकार के जो कारक हैं उसके बारे में अभी अध्ययनों की काफ़ी कमी है। इस विकृति के संबंध में कुछ ऐसी कल्पनाएं की गई हैं, जिसमें परिकल्पनाएं ऐसी की गई हैं, हाइपोथेसिस डेवलप की गई हैं, जिसमें जैविक, मनोवैज्ञानिक, पर्यावरणीय और अन्य प्रकार के फैक्टर्स जो हैं आपस में इंटरैक्शन करते हैं और इसके कारण इस प्रकार की विकृति उत्पन्न होती है। तो अब हम इस संबंध में सबसे पहले जैविक कारकों की बात करते हैं। अध्ययनों से कुछ जो अध्ययन इस संबंध में हुए हैं उनसे ज्ञात होता है कि इस प्रकार की विकृतियों में कुछ जैविक कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार की जो विकृति होती है वह पूरे जीवन काल में उत्पन्न होने की संभावना, जिनमें वंशानुगत या आनुवांशिक फैक्टर संबंधी अध्ययन ये बताते हैं कि जिनके घरों में या जिनके यहाँ पहले से चला आ रहा है उनमें 7 से 20 गुना तक इस प्रकार की टेंडेंसी के पाए जाने की संभावना होती है। इसी तरह से जुड़वा बच्चों, आपको पता है कि जो भी अध्ययन किए जाते हैं वह ट्विन्स को भी लेके किए जाते हैं। तो ट्विन्स में भी जो समरूपी जुड़वा होते हैं उनमें इसकी संभावना अधिक पाई जाती है। और यह भी पाया गया है कि इस विकृति के आरंभ होने में आनुवांशिक कारकों की भूमिका 50% तक हो सकती है। इस प्रकार के अध्ययन यह भी बताते हैं कि जो सगे भाई बहन हैं उनमें भी इस प्रकार की टेंडेंसी की संभावना अधिक होती है। परिवार में माता पिता, भाई बहनों और अन्य लोगों के जो व्यवहार होते हैं उनके जीवन में विभिन्न प्रकार की जो घटनाएं घटित होती हैं, इस विकृति में जो मनोग्रस्तता, बाध्यता जैसी विशेषताओं के उपस्थित होने के प्रमाणों का भी अब काफ़ी ऐसे प्रमाण मिल रहे हैं जिसमें ये पाया गया है कि इसका संबंध ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर से भी है। इस प्रकार की विकृति, मनोग्रस्तता, बाध्यता, व्यक्तित्व विकृति एवं अनेक प्रकार की शरीर दुष्टाकृति विकृतियां इसमें शामिल हैं। और भक्षण विकृतियां यानी ईटिंग डिसऑर्डर जो है, कम से कम अगर थ्योरेटिकल रूप में ये देखा जाए तो इससे काफ़ी संबंधित माना जाता है। जितने भी इसके सिंड्रोम्स पाए जाते हैं, संलक्षण पाए जाते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा पारिवारिक ये फैक्टर पाए गए हैं। हालांकि ये भी कहा जाता है कि ये जरूरी नहीं है कि यह आनुवांशिक कारकों से ही हो। हालांकि जो अध्ययन मिले हैं, परिणाम मिले हैं, उससे आनुवांशिक कारकों की परिकल्पना को एक तरह से बढ़ावा मिला है, इसकी पुष्टि होती है। किंतु फिर भी खाली आनुवांशिक कारकों को इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं मान सकते हैं, इनका योगदान हो सकता है। जीन संबंधी भी इस बारे में अध्ययन किए गए हैं और इस संबंध में जो अध्ययन हुए हैं उसमें ये भी पाया गया है कि जो इसके लिए कुछ जीन्स जो हैं वह जिम्मेदार हैं और इसके लिए विशेष प्रकार के अध्ययन अभी और किए जा रहे हैं, क्योंकि इन अध्ययनों से बहुत अधिक प्रमाण नहीं मिला है। एनोरेक्सिया नर्वोसा के रोगियों में कुछ और भी विकृतियां पाई जाती हैं
और इसका संबंध MHPG का घटा हुआ स्तर भी पाया गया है और इसमें NE की क्रियाशीलता की ओर भी संकेत मिलता है। विषाद में MHPG का बढ़ा हुआ स्तर पाया जाता है और इस अगर ये ईटिंग डिसऑर्डर में भी अगर MHPG का बढ़ा हुआ स्तर पाया जाता है तो इसका सीधा संबंध विषाद से होता है। इस प्रकार के जो रोगी होते हैं इनमें अधिकतर व्रत, भोजन का त्याग करना, इस तरह के लक्षण होते हैं, जिसके कारण ये देखा गया है कि जब व्यक्ति भोजन नहीं करता है, उपवास रखता है, व्रत रखता है, तो विशेष प्रकार के हार्मोन्स जो हैं वह बॉडी में उत्पन्न होते हैं और कुछ हार्मोन्स जो हैं जो आवश्यक हैं वो कम हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जैसे GRH का स्तर कम हो जाता है तो इस कारण से अनेक हार्मोन्स जो हैं वह कम होने से शारीरिक भार में काफ़ी कमी होती है और इस तरह के रोग से रोगी ग्रसित हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि शारीरिक भार में वृद्धि के बावजूद भी जो पीरियड है वह रुक जाते हैं और शुरू नहीं होते हैं। यानी इसमें अन्य कारकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई है। इस संबंध में और भी अध्ययन हुए हैं और ये कंप्यूटेड टोमोग्राफी टेक्निक की सहायता से यह ज्ञात हुआ है कि एनोरेक्सिया नर्वोसा की अवस्था में जो मस्तिष्क की गुहिकाएं हैं उनके आकार में वृद्धि हो जाती है। या और अध्ययन भी जैसे बिंज भक्षण या एनोरेक्सिया नर्वोसा के रोगियों में जो मस्तिष्क के दाएं और बाएं खंडों में भी कुछ विशेष दरें चयापचय की उच्च दरें पाई गई हैं और अध्ययनों से अनेक प्रकार के ऐसे संकेत मिले हैं जिससे यह माना गया है कि डोपामिन और नॉरएपिनेफ्राइन की दुष्क्रिया भी इसके लिए जिम्मेदार होती है। इस संबंध में जो साइकोसोशल फैक्टर हैं उसके बारे में भी जो अध्ययन हुए हैं वह अध्ययन यह बताते हैं कि इसका व्यक्तित्व और स्वभाव से भी संबंध है। इस संबंध में जो अध्ययन किए गए हैं इनमें कुछ विशेष शील गुणों, पर्सनालिटी ट्रेट्स की पहचान की गई है। यानी इस प्रकार के जो रोगी होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा ये टेंडेंसी होती है कि इनमें अत्यधिक हानि परिहार की टेंडेंसी पाई जाती है। इनमें अंतर्विवेकशीलता, पूर्णतावाद और भी अनेक प्रवृत्तियों की खोज की गई है। इससे संबंधित जो महिलाएं हैं पाई गई हैं, इस प्रकार के रोग से संबंधित जो महिलाओं का अध्ययन किया गया है उनमें भी पूर्णतावाद एवं मनोग्रस्तताकारी लक्षण पाए गए हैं और इस तरह से ये कहा जा सकता है कि कुछ विशेष ऐसे शील गुण हैं जिसका सीधा संबंध इस प्रकार की विकृतियों से रखा जा सकता है। ऐसी लड़कियां, युवतियां जिनमें यह लक्षण विकसित होते हैं उनमें कुछ विशेष विशेषताएं पाई जाती हैं। यानी इनमें दूसरों के प्रति अत्यधिक अनुकूलता या सम्मान का प्रदर्शन दिखाई देता है। यह विशेष जोखिम लेने से हमेशा बचना चाहती हैं। आदर्श या परिपूर्णता पर इनका विशेष ध्यान रहता है। इनमें भोजन के प्रति एक विशेष भाव रहते हैं
स्ट्रेस के प्रति या जो जितनी भी कष्टप्रद स्थितियां हैं उनके साथ हमेशा ये रिएक्ट करती रहती हैं। ऐसी महिलाएं सांवेगिक रूप से बहुत अधिक संकोची प्रकार की होती हैं और इनमें संज्ञानात्मक अवरुद्धता पाई जाती है। प्रतिदिन व्यवस्थित एवं अनुमानित वातावरण को, मतलब इनका जो डेली रूटीन है उसमें एक निश्चित सिस्टम का चलना ये पसंद करते हैं और उसमें किसी भी प्रकार का जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन के साथ एडजस्ट करने में इनको काफ़ी कठिनाई होती है। इस प्रकार से जो अध्ययन हुए हैं उसमें यह स्वीकार किया गया है कि बहुत सारे ऐसे मनोसामाजिक कारक हैं जिसके कारण कि इस प्रकार की विकृति के लक्षण दिखाई देते हैं। इस संबंध में और भी जो अध्ययन हुए हैं उससे ये पता चलता है कि जो इस प्रकार के रोगी होते हैं वह स्वयं का आत्म मूल्यांकन तब अधिक करते हैं जब उन्हें ये लगता है कि वह अधिक शारीरिक भार वाला वह हो गए हैं, यानी वह अपने आप को अधिक शारीरिक भार वाले जानने लगते हैं, समझने लगते हैं। विकासात्मक कारकों के संबंध में ये कहा जा सकता है कि जो एनोरेक्सिया नर्वोसा है यह अधिकांशतः किशोरावस्था में ही आरंभ होता है और इसका जो आरंभ होता है वह यौवन आरंभ के द्वितीयक यौन विशेषताओं की अवधि में ही होता है। इस प्रकार की अवधि में इस रोग के आरंभ होने से यह संकेत मिलता है कि व्यक्ति के लिए यह अवधि अपने आप में एक जोखिम भरा फैक्टर हो सकती है। इस ड्यूरेशन में ये देखा गया है कि शारीरिक परिपक्वता, अपने साथ के लोगों के साथ बदलते संबंध और जो नई भूमिकाएं होती हैं उनका जो मनोवैज्ञानिक रिएक्शन है, साइकोलॉजिकल प्रतिक्रियाएं भी इस प्रकार की टेंडेंसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। ऐसा भी जाना गया है, अध्ययन ये भी देखे गए हैं कि किशोरावस्था आपने पढ़ा है कि बहुत ही परिवर्तनों की अवस्था होती है। इसीलिए जो किशोरावस्था है उसे हम बहुत नामों से जानते हैं, तूफानों की अवस्था, आवेगों की अवस्था, संक्रमण की अवस्था, देहली की अवस्था, और इतने परिवर्तनों की यह अवस्था होती है जिसके कारण जो हमारी शारीरिक मांग है, विशिष्ट मांग है, वह भी परिवर्तित होती है। तो किशोरावस्था की जो विशिष्ट मांगे हैं उसके प्रतिक्रिया स्वरूप यानी उसके बदले में यह मनोजन्य क्षुधाहास उत्पन्न होता है। जो किशोर होते हैं वह अपने आप को दूसरों के अंडर में नहीं रखना चाहते हैं, वह अपने अनुसार व्यवहार करना चाहते हैं और स्वतंत्र व्यवहार करना पसंद करते हैं। अपनी सामाजिक क्रियाशीलता को बढ़ाना चाहते हैं और स्वयं को हर दृष्टि से परिपक्व प्रदर्शित करना चाहते हैं। इस प्रकार के जो रोगी होते हैं उनमें ईटिंग और जो वेट है इससे संबंधित भूमिकाएं, धारणाएं काफ़ी उनमें अपने मन में घर कर लिए रहते हैं, जिसके कारण यह बार बार, चूँकि कोई भी विचार जब हमारे मस्तिष्क पर में जम जाता है तो उसके कारण असंगत क्रियाओं का बार बार होना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं होती है। तो और मनोग्रस्तता बाध्यता में भी आपने ये पढ़ा है कि असंगत विचार जो होते हैं
वह बार बार असंगत क्रियाओं को जन्म देते हैं। इसीलिए इस प्रकार के रोगियों में मनोग्रस्तता, बाध्यता, ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर देखा जाता है। इस प्रकार के रोगियों में यह भी देखा गया है कि अपने लिए ये स्वतंत्र अस्तित्व के बोध का इनमें अभाव होता है। यानी कई बार ये अनुभव ऐसा करते हैं कि जैसे उन पर किसी अन्य का नियंत्रण है, या ऐसी फीलिंग भी करते हैं कि उनके पेरेंट्स जो हैं उनके ही नियंत्रण में उनका शरीर है। इसलिए व्रत आदि के द्वारा एक विशिष्ट व्यक्ति के रूप में वह अपनी पहचान बनाने का प्रयास करते हैं। और ये बड़ा ही स्वाभाविक चीज है स्टूडेंट्स। कई बार हम आपको क्लास में भी इसके लिए कहते हैं कि अभी ये उम्र आपके बहुत ज़्यादा व्रत रहने की नहीं है, आप मोटे नहीं हुए हो। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसा आपसे क्यों बार बार कहा जाता है। क्योंकि ये देखा गया है कि जब यह युवावस्था में यह एहसास होने लगता है कि हमारा जो शरीर है इस पर तो हमारे माँ बाप ही अधिकार दिखा रहे हैं, ये शरीर भी हमारा नहीं है, ये भी उन्हीं के हिसाब से चलेगा। तो ऐसी स्थिति में व्रत करके वह एक तो अपना अधिकार दिखाना चाहते हैं, दूसरे अपनी बॉडी को अपने अनुसार चेंज करना चाहते हैं। इसलिए भी इस प्रकार का व्यवहार जो है वह प्रदर्शित होता है। इस संबंध में मनोविश्लेषणवादियों ने भी कुछ कहा है। मनोविश्लेषणवादियों के अनुसार, यानी मनोगत्यात्मक दृष्टिकोण के अनुसार हम कह सकते हैं कि ऐसे जो रोगी होते हैं वह ज़्यादातर अपनी माता पर निर्भर होते हैं और स्वयं को उनसे अलग कर पाना वह उनके लिए बहुत ही मुश्किल होता है। और ऐसे में कई बार उनमें यह भी अनुभव होता है कि उनकी जो माँ है वह उनकी फीलिंग को नहीं समझ पा रही है, और इस तरह से वह अपनी जो टेंडेंसी जो डेवलप करते हैं वह एक तरह से उनका अपने पेरेंट्स के प्रति एक तरह से रिएक्शन होता है अपनी फिजिक को लेकर। और वह कई बार ये चाहते हैं कि वह जिस तरह का डेवलप करना चाह रहे हैं, विकास करना चाह रहे हैं, उसको माँ के द्वारा रोका जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है। और ये रोगी कई बार ऐसी भी चीज़ें अनुभव करते हैं कि उनको लगता है कि लालच भरी क्रियाओं को रोकना चाहिए, ये स्वीकार नहीं की जाती हैं, इसलिए इस प्रकार की टेंडेंसी या डेवलप करते हैं। यह दृष्टिकोण था मनोविश्लेषणवादियों का, मनोगत्यात्मक दृष्टिकोण था। इसके अलावा इस प्रकार के अध्ययन यह भी प्रमाणित करते हैं कि जो एनोरेक्सिया नर्वोसा की स्थिति है, मनोजन्य क्षुधाहास के जो रोगी होते हैं, इनके परिवारों में भी कुछ विशिष्ट विशेषताएं पाई जाती हैं जिसका संबंध रोगियों के मानसिक एवं व्यक्तित्व विकास से होता है। और यह विशेषताएं होती हैं ऐसी जैसे कि किसी भी चीज की एक नियमितता का अभाव होना। यानी ऐसे परिवारों में यह पाया गया है कि इनमें जो स्ट्रेस होता है, इन फैमिलीज में स्ट्रेस को सहने की शक्ति कम होती है, सहनशीलता में कम होती है। साथ ही साथ इनमें यह भी पाया गया है कि कुछ ऐसे परिवार होते हैं जहां हर चीज के नियम पालन पर बहुत अधिक बल दिया जाता है, उसमें जरा भी परिवर्तन
स्वीकार नहीं होता है। ऐसे पेरेंट्स जो अपने बच्चों को बहुत अधिक डायरेक्शन देते हैं, उनके में बहुत अधिक हस्तक्षेप करते हैं, और कई बार ऐसे बच्चों में जो होता है कि बहुत हतोत्साहित प्रकार के हो जाते हैं। और इस प्रकार के अध्ययन यह भी प्रमाणित करते हैं कि जो बच्चे होते हैं ऐसे परिवारों के, इनमें जो द्वंद्वों के समाधान का कौशल होता है वह बहुत कम होता है। ऐसे विषम पारिवारिक वातावरण में रहने के कारण जो लड़कियां होती हैं वह अपनी इच्छाओं का प्रदर्शन कई बार नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उनमें जो फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता है। इसीलिए किशोरावस्था आते आते वह स्वयं को स्वतंत्र समझने लगती हैं और उनका इस प्रकार का व्यक्तित्व डेवलप होने लगता है। और यह लड़की स्वयं को जब एक मॉडल के रूप में या दुबला पतला या विशेष स्थिति में देखती है तो उसे अपने में एक पूर्णता समझ में आती है। इस संबंध में अभी कल हम लोग और अध्ययन और चर्चाएं करेंगे।